जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दिल्ली बॉर्डर से दबोचा गया लश्कर का खूंखार आतंकवादी शब्बीर अहमद। हाफिज सईद का खास गुर्गा पाकिस्तान में ट्रेनिंग, बांग्लादेश नेपाल से लिंक। बताएंगे इसका भारत के खिलाफ ट्राइंगल टेरर गेम हो गया बेनकाब। क्या है इसका मतलब दोस्तों? इसके दबोचे जाने से पाकिस्तान में मच गया हाहाकार, क्योंकि ईरान जंग में सरपंच बनने चला था पाकिस्तान। अब अमेरिका ने भी दिखा दिया आईना, छोड़ दिया पाकिस्तान का साथ दोस्तों। आतंकवाद पर अमेरिका ने भी लताड़ लगा दी पाकिस्तान को। इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको बताएंगे बिना तैयारी कैसे पंचायत बुलाकर बैठा पाकिस्तान। उल्टे पांव लौट गए सऊदी अरबिया और मिस्र। मिशन दलाली हुआ पाकिस्तान का फेल। शहबाज और मुनीर के पैरों तले खिसक गई जमीन दोस्तों। इसी मध्यस्थता के कारण अपना कंधा भी तुड़वा बैठे पाकिस्तान के विदेश मंत्री या डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार। लेकिन वही अपना भारत कैसे हीरो बनकर उभरा है दोस्तों। ईरानी सूत्रों ने भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसने अमेरिका तक को हिला डाला। आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि एकमात्र भारत ही है जो ईरान युद्ध में मध्यस्थता करवा सकता है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बॉर्डर से लश्कर तैयबा के एक संदिग्ध ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शब्बीर अहमद लोन के तौर पर हुई है दोस्तों, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो स्लीपर सेल के नेटवर्क के हिस्से के रूप में अपने नाकाम इरादों को अंजाम दे रहा था। आरोप ये भी है कि शब्बीर ने अशांति फैलाने के लिए कई जगहों पर आपत्तिजनक और भारत विरोधी पोस्टर चिपकाए थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर विकसित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर तैयबा के आतंकी और मेट्रो पोस्टर केस के हैंडलर शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शब्बीर लोन एक स्लीपर सेल ऑपरेटिव था और पहले भी आतंकवाद के मामले में करीब 10 साल जेल में रह चुका है। साल 2019 में जमानत पर बाहर आने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था, जहां से वो अपना नेटवर्क चला रहा था। जांच में सामने आया है कि लोन का सीधा संपर्क 26/11 मुंबई अटैक के मास्टर माइंड हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी से था। इससे पहले 23 फरवरी को पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि ये सभी लोग लोन के संपर्क में थे और उसके कहने पर काम कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, शब्बीर अहमद लोन की गिरफ्तारी सिर्फ एक ऑपरेशन की कामयाबी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे मल्टी लेयर नेटवर्क का खुलासा है जो भारत के खिलाफ नई तरह की जंग की तरफ इशारा कर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लश्कर तैयबा से जुड़ा यह ऑपरेटिव पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका था, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े लॉजिस्टिक्स चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा था और भारत के अंदर लोकल मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था। इससे ये समझ आता है कि तीन देशों का ट्रायंगल कैसे भारत के खिलाफ काम कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान बांग्लादेशी और नेपाली करेंसी का मिलना महज एक संयोग नहीं है ये, बल्कि ये बताता है कि ये नेटवर्क ने ईस्टर्न कॉरिडोर को एक सॉफ्ट रूट की तरह इस्तेमाल किया, जहां से मूवमेंट, फंडिंग और छिपने की जगह मिल सकी। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली, तो आपको बता दे सुरक्षा बलों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शब्बीर किसी बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाला है। इस सूचना के बेस पर आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जाल बिछाया और राजधानी की सीमा पर उसको दबोच लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो सीमा पार से मिल रहे सीधे निर्देशों के आधार पर भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बना रहा था। शब्बीर अहमद लोन सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई अनजान नाम नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास काफी पुराना और डरावना रहा है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस कामयाबी के लिए आप लोग थैंक यू DP यानी दिल्ली पुलिस कमेंट में जरूर कह दीजिएगा, तो उधर आपको बता दें। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ ईरान जंग में सरपंच बनने चला था पाकिस्तान, अब आतंकवाद पर अमेरिका ने भी दिखा दिया पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को आईना, बता दिया आतंक का पुराना अड्डा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान जंग के बीच जहां पाकिस्तान खुद को हीरो साबित करने में लगा हुआ है, खुद को अमेरिका ईरान के बीच एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अमेरिकी संसद की एक रिसर्च रिपोर्ट में पाकिस्तान
पाकिस्तान के आतंकी कारनामों की पोल एक बार फिर खुल गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को कई आतंकवादी संगठनों का पुराना अड्डा बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है, जिनमें से कई 1980 के दशक से सक्रिय हैं। अमेरिकी कांग्रेस की ये रिपोर्ट 25 मार्च को आई है, जिसने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को उनके फोकस के आधार पर बांटा गया है, जैसे वैश्विक, अफगानिस्तान केंद्रित, भारत केंद्रित, घरेलू या सांप्रदायिक। जी हां, और इसमें यह भी कहा गया है कि इनमें से कम 12 संगठनों को अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इनमें से अधिकांश संगठन इस्लामी चरमपंथी विचारधारा वाले हैं और लगातार सक्रिय बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए हैं, जिनमें हवाई हमले और खुफिया जानकारी के आधार पर सैकड़ों हजारों कार्रवाइयां शामिल है, लेकिन वो इन नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने में सफल नहीं हो पाया है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों की तरफ से नामित कई संगठन अब भी पाकिस्तान की जमीन पर सक्रिय हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में जिन आतंकवादी संगठनों का जिक्र किया गया है उनमें लश्कर-ए-तैयबा शामिल है, जिसकी स्थापना 1980 के दशक के आखिर में हुई थी और जिसे 2001 में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। साथ ही साथ आतंकवाद का अड्डा तो बन ही गया पूरे दुनिया के लिए पाकिस्तान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से बिना तैयारी पंचायत बुलाकर इन विदेश मंत्रियों को पाकिस्तान के अंदर बैठाया शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने, अब उल्टे पांव लौट गए सऊदी अरबिया और मिस्र के विदेश मंत्री। शहबाज की मिशन दलाली हो गई फेल। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद में आयोजित विदेश मंत्रियों की अहम बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के समय से पहले ही समाप्त हो गई। यह बैठक 29 से 30 मार्च को 2 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन एक ही दिन में यह खत्म हो गई। इस सम्मेलन में तुर्की, सऊदी अरबिया और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए एक मध्यस्थता ढांचा तैयार करना था। हालांकि कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार इस बैठक में किसी ठोस रोड मैप या कार्य योजना पर सहमति नहीं बन सकी। इसकी सबसे बड़ी बाधा ईरान की सख्त शर्तें रहीं, जिसमें उसने सुरक्षा की गारंटी और बातचीत के लिए भरोसेमंद आश्वासन की मांग की थी। इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में शामिल किसी भी देश ने ईरान की मुख्य चिंताओं को दूर करने को लेकर ठोस भरोसा नहीं जताया। जिस बैठक का उद्देश्य इस युद्ध को खत्म कराने के लिए समझौता कराना था, वो वक्त से पहले ही खत्म हो गई। इसका असर ये हुआ कि सऊदी अरबिया और मिस्र के विदेश मंत्री 29 मार्च को ही इस मीटिंग को छोड़कर, बैठक को छोड़कर रवाना हो गए, जबकि उनको 30 यानी आज भी पूरे दिन वहां स्टे करना था, लेकिन नहीं रुके, जिससे सम्मेलन तय समय से पहले ही खत्म हो गया। बैठक के दौरान देशों के बीच मतभेद भी साफ साफ नजर आए। पाकिस्तान और तुर्की जहां मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वहीं सऊदी अरब और मिस्र ने ज्यादा सतर्क रुख अपनाया। इन देशों का मानना था कि किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले सीधे अमेरिका से चर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान और तुर्की के इस दावे का पूरी तरीके से समर्थन करने में हिचक दिखाई कि वे अमेरिका और ईरान के बीच सफल मध्यस्थता कर सकते हैं। इससे बैठक में एकजुटता की कमी साफ नजर आई। बोले तो बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के शहबाज ने ये पंचायत बुलाई थी दोस्तों, जो सफल नहीं बल्कि असफल के साथ साथ पिट भी गई मीटिंग। दोस्तों, पाकिस्तान की कूटनीति पर क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना ही नहीं, जब बात पाकिस्तान के मध्यस्थता की ही आ रही है तो आपको बता दें, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर का स्वागत करने गए थे इशाक डार। ईरान और अमेरिका युद्ध में कराने मध्यस्थता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का कंधा हो गया फ्रैक्चर, रेड कारपेट पर लड़खड़ा कर गिरे, टूट गया कंधा। दोस्तों, मिला कुछ नहीं लेकिन नुकसान हुआ तगड़ा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के कंधे में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है। इशाक डार रविवार को इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री का स्वागत करते समय फिसल कर गिर पड़े थे। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। उनके बेटे अली डार ने रविवार देर बताया कि जांच में कंधे में फ्रैक्चर की बात सामने आई है। अली ने कहा कि चोट लगने के बावजूद उन्होंने मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन दर्द के बाद जांच कराई गई तो चोट की स्थिति साफ हो गई। कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया है। डॉक्टरों ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में दवाओं और एहतियाती उपायों से उनकी चोट सही किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, चले थे मध्यस्थता कराने, तोड़वा लिया कंधा। ऐसे में अगर आपका मंसूबा सही है तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है दोस्तों।
लेकिन अगर आपका मंसूबा ही गलत है, दुनिया को पछाड़ने का मंसूबा है और आप अपने आप को आगे निकालना चाहते हो दुनिया को धकेल कर, तो आपके साथ गलत होगा ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। नियत है खराब तो काम कैसे होंगे सही। लेकिन वही आपको बता दे, भारत की नियत है साफ, तो भारत के बिना एफर्ट के भी भारत का बज रहा है डंका। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान ढोल पीट रहा है कि मैं मध्यस्थता कराऊंगा, मैं अमेरिका से बात करूंगा, खाड़ी देशों से बात करूंगा, लेकिन भारत कुछ नहीं कह रहा। तब भी पूरी दुनिया ये मानने को तैयार है कि अकेला भारत ही इस युद्ध में मध्यस्थता करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, ये बयान कोई और नहीं बल्कि खुद ईरानी सूत्रों के थ्रू ईरान ने दिया है। दोस्तों बता दे, पाकिस्तान की भूमिका अनिश्चित है, लेकिन भारत ही मध्यस्थता करवा सकता है। आपको बता दे, ईरानी सूत्रों का सबसे बड़ा बयान। ईरान के सरकारी सूत्रों ने भारत को दोस्त देश बताया है, जिस पर वो अमेरिका के साथ बातचीत में भरोसा कर सकता है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार के सूत्रों ने भारत को एक दोस्त देश बताया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत बातचीत में शामिल हो सकता है। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अनिश्चितता भी जताई। दोस्तों सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान किसी भी नतीजे का श्रेय लेना चाहता है। सूत्र ने कहा कि हम उन सभी दावों को खारिज करते हैं कि हमने बातचीत शुरू कर दी है, या अमेरिकी राष्ट्रपति के उन दावों को भी। हम उनके 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर सहमत हो रहे हैं। इस बारे में ईरान का अभी तक कोई आधिकारिक रुख नहीं है कि क्या हम संभावित बातचीत के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय है जब पाकिस्तान दुनिया के शक्तिशाली मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों को जुटाकर खुद शांति दूत के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा क्यों नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात की थी। इसके बावजूद भी ईरान को पाकिस्तान की नियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान की अमेरिका के प्रति झुकाव है। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ सैन्य और जासूसी अभियानों के लिए अमेरिका को सुरक्षित हवाई और जमीनी रास्ता मुहैया करा रहा है। वहीं आप कहेंगे कि भारत पर क्यों है भरोसा। दोस्तों भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से काफी मजबूत है। दोनों देशों के बीच औपचारिक संबंधों की शुरुआत 1950 में ही हुई थी। इसके बाद आपसी संबंध मजबूत होते चले गए। एक समय भारत ईरानी तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसमें कमी आती चली गई। इसके बावजूद भारत ने ईरान के साथ संबंधों को बनाए रखा। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर बड़ा समझौता भी किया है। इसके अलावा ईरान भारत को यूरोप से लिंक करने वाले कई आर्थिक गलियारों में भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें, वहीं ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम पर कब्जा करना चाहता है ट्रंप। खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन की योजना पर चल रहा है काम। दोस्तों ट्रंप ने ईरान को फिर एक बार बड़ी धमकी देकर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक हालिया इंटरव्यू में ईरान को लेकर बेहद ही सख्त बयान दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने खुलकर कहा कि उनकी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है। इस बयान ने न सिर्फ भू राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की तुलना वेनेजुएला में अमेरिकी दखल से की और संकेत दे दिया कि अमेरिका इस तरह के नियंत्रण को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है। ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप को लेकर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई प्रभावी सुरक्षा है, हम इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। बता दें कि खार्ग द्वीप ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालता है। ऐसे में इस पर किसी भी तरह का सैन्य कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार को सीधे प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने यह भी माना कि इस तरह की कार्रवाई का मतलब होगा कि अमेरिकी सैनिकों को वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ट्रंप के इन बयानबाजियों से, इन धमकियों से आप ये तो भूल ही जाइए कि ये युद्ध जल्द खत्म होगा। जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर वार पलटवार कर रहे हैं दोस्तों, इससे युद्ध समाप्ति की तो कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।